गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पवन आपका अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोग वर्ण के भेद के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। अब हम आपको स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि स्वर और व्यंजन कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम आधुनिक वैज्ञानिक विधि से आप लोगों को उसका परिचय देंगे। स्वर और व्यंजन को किस किस आधार पे हम पढ़े और उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। और मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं यहाँ पे स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण करूंगा वो आज तक किसी अध्यापक ने इस तरह का वर्गीकरण करके आपको नहीं पढ़ाया होगा। तो मैं आइए स्टार्ट करता हूं और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो आपको प्रश्न या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे डालें। तो आइए हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, उसकी हम वैज्ञानिक विधि द्वारा कि स्वर और व्यंजन हम कैसे पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण के कितने भेद थे? पहले वर्ण के 2 भेद थे। पहला है स्वर के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे और दूसरा हम व्यंजन के आधार पे वर्गीकरण करेंगे। तो आइए हम स्वर के आधार पे वर्गीकरण करते हैं और तत्पश्चात हम व्यंजन के आधार पे वर्गीकरण करेंगे। तब करते हैं स्वर के आधार पे वर्गीकरण। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण होता है। दूसरा है कालमान के आधार पे, कालमान के आधार पे, कालमान को हम मात्रा भी कहते हैं। तीसरा है उच्चारण के आधार पे, चौथा है जीभ प्रयोग, जीभ प्रयोग के आधार पे। तो आइए व्यंजन को हम देखते हैं। पहला है सामान्य आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, सामान्य आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर। चौथा है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर। पांचवा है प्राण के आधार पर। छठा है विशिष्ट, विशिष्ट वर्णों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ये जो विशिष्ट वर्ण है, विशिष्ट वर्ण, ये जो विशिष्ट वर्ण है इसमें हम उन वर्णों का अध्ययन करेंगे जो
आज तक किसी ने नहीं बताया है, उसे हम इस वर्ड में बताएंगे आपको। तो आइए हम एक एक करके जो है स्वर के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। स्वर का वर्गीकरण करते हैं। तो दूसरा आधार है, पहला आधार क्या है हमारा? पहला आधार हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है कालमान के आधार पर। कालमान या इसी को हम मात्रा कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद हैं, और उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कुल स्वर के कितने भेद है। तो उत्पत्ति के आधार पर कुल हमारे कितने भेद हैं? पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के हमारे कुल कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कुल 2 भेद हैं, ठीक। और अगर उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कुल भेद पूछता है तो वो 2 कुल भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। अगर पूछे कि स्वर के कुल कितने होते हैं तो हम बताएंगे कि स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11 होती है। अब हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और स्वर की कुल कितनी संख्या होती है? तो 11 होती है। अगर भेद पूछता है तो 2 और संख्या पूछता है तो 11 है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर के जो है 2 भेद होते हैं और स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। और उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं तो मूल स्वर कुल कितने होते हैं? तो मूल स्वर कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर मूल स्वर की संख्या पूछी जाए तो 4 होते हैं। तो वो 4 कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ, री। तो 4 कौन कौन होते हैं? ये हैं हमारे 4 मूल स्वर। तो मूल स्वर कहते किसे हैं? तो मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनका निर्माण एक खंड से होता है, अर्थात एक बार बोलने से होता है। मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनका निर्माण एक खंड से होता है अथवा एक बार बोलने से होता है। तो वो हमारे अ, ई, उ, री, ठीक है। अब आती है बात कि संधि स्वर किसे कहते हैं? तो संधि स्वर जो है हम के बारे में पहले जान लेते हैं कि संधि स्वर किसे कहते हैं। तो संधि स्वर जो होता है वो संधि स्वर जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ाव या मेल। अर्थात जब 2 स्वरों का जुड़ाव या मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर, अब संधि स्वर में ये प्रश्न उठता है कि संधि स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं?
तो विद्वानों में इसमें मतभेद था, विद्वानों में इसमें मतभेद था। उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम आ को ले लिया और इसी के समान एक और वर्ड लिया और दोनों को जोड़ दिया तो बड़ा आ हो गया। ठीक, इसी तरह ई को लिया, ऊ को लिया, ई के साथ ई जो वर्ड है उसको उसी के समान वर्ड को लेकर उसे बड़ी ई बना दिया और ऊ को ऊ के साथ जोड़कर बड़ा ऊ बना दिया। ई को री के साथ जोड़कर बड़ी री बना दिया। लेकिन री को जो है दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य कहिए री का कि इसको जो है हिंदी में जगह नहीं मिली। विद्वानों में मतभेद था कि अब संधि स्वर का निर्माण कैसे हो, तो उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम मूल स्वर से आ लेकर उसी के समान स्वर को लेकर जोड़ के उसे आ का रूप दे दिया और ई के साथ ई को जोड़ के बड़ी ई बना दिया, छोटा ओ के साथ छोटा ओ जोड़ के बड़ा ओ बना दिया री के। तो इस प्रकार हमारा संधि स्वर का निर्माण हुआ। अब आइए आते हैं कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो उन्हें भी हम जोड़ेंगे। तो विद्वानों ने क्या किया कि उनको बनाने के लिए ई के आ के साथ ई को जोड़ दिया, फिर आ के साथ ऊ को जोड़ दिया। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे जोड़ा। तो क्या किया उन्होंने, आ को ई के साथ जोड़ दिया। क्या किया, आ को जो क्या किया उन्होंने ई के साथ जोड़ दिया और आ के साथ तो ये बन गया हमारा ए बन गया। इसी प्रकार अ के साथ उन्होंने ए जोड़ दिया तो बना क्या, ए बन गया। और फिर आ के साथ उन्होंने ऊ को जोड़ा तो हो गया ओ। और आ के साथ उन्होंने ओ को जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, अ बन गया। अब देखा जाए तो अब यहाँ पे जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उसी के समान का रूप ले लेते हैं। और यहाँ पे दो विभिन्न वर्णों को जोड़ा गया, विभिन्न स्वरों को जोड़ा गया तो उनका रूप भिन्न स्वर आया। यानी कि जब हम दो भिन्न स्वरों को जोड़े तो उसका परिणाम क्या आया, भिन्न स्वर आया। तो अब संधि स्वर को उन्होंने क्या किया, विद्वानों ने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग क्या था, ये हमारा इन्होंने इसको कहा दीर्घ स्वर। इसको क्या कहा, इसको कहा दीर्घ स्वर। इसको क्या कहा, संयुक्त स्वर। इसको जो है संयुक्त स्वर कहा। इसको क्या कहा, संयुक्त स्वर। इसको दीर्घ स्वर कहा। इसको संयुक्त स्वर कहा। तो संधि स्वर के कुल कितने भेद माने गए यहाँ पे, तो संधि स्वर के भेद जो है दो माना गया। और दोनों भेद कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। पहला स्वर भेद अगर
विद्वानों ने फिर संधि स्वर को दो भेद बनाया। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर हमारा इधर है, संयुक्त स्वर हमारा इधर है। अब जो है इस प्रकार हम जो है संधि स्वर के भेद के बारे में जाने। और अगर पूछा गया कि संधि स्वर की कुल कितने संधि स्वर की संख्या कितनी है, तो संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर में कुल कितने स्वर है? तो ये है 3 और ये इधर 4। इधर हमारा क्या है? 4 है, इधर हमारा 3 है, दोनों मिल के हमारा 7 हो गया। तो संधि स्वर की संख्या कुल कितनी है? 7 है। और मूल स्वर कुल कितने हैं? तो मूल स्वर जो है हमारे क्या है? 4 है। और तो उत्पत्ति के आधार पे स्वर की कुल कितनी संख्याएं हो गई? उत्पत्ति के आधार पे स्वर की कुल 11 संख्याएं हैं। तो अब हम लोग मूल स्वर के बारे में जान गए, संधि स्वर के बारे में जान गए, संधि के कुल कितने भेद हैं। अब आती है बात कि एक सवाल आया है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। तो पहला है बड़ा अ, दूसरा है ए, तीसरा सी, ए, चौथा है अ या वो कह सकते हैं। तो देखा जाए तो दीर्घ स्वर जो है इसमें सभी हैं, क्योंकि जब हम मात्रा में पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर हमारा जो है हम तुलना करेंगे। जब हम संधि स्वर और मात्रा की जब तुलना करेंगे तब हमको यहाँ पे क्लियर होगा कि इसमें मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसमें दीर्घ स्वर सही है। तो अब हम जब यहाँ पे कालमान के बारे में बताएंगे तब हम यहाँ से इसकी तुलना करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। क्योंकि दीर्घ स्वर तो सभी हैं, अगर इसके आधार पे देखा जाए, इस कालमान के आधार पे देखा जाए तो दीर्घ स्वर दोनों हैं। लेकिन क्योंकि आज जो है दो समान स्वर से मिलकर बना है, तो जब समान स्वर से मिलकर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण बनता है तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। तो इसमें क्या है, आज जो है दो समान स्वर से मिलकर बना है तो ये दीर्घ हो गया और ये भी दीर्घ हो गया। ठीक, तुलना करते हैं तो ये हमारा पहले तो होता है दीर्घ, दूसरा संयुक्त होगा, तीसरा जो ए भी है हमारा दीर्घ है तो ये भी संयुक्त स्वर हो जाएगा, और ये भी हमारा दीर्घ है पहले, फिर संयुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों वर्ण जो है भिन्न भिन्न, दो भिन्न वर्णों के या स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही होगा। और ऐसा तब होगा जब हम कालमान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए अब हम कालमान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो कालमान या मात्रा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा। पहला है हमारा ह्रस्व, दूसरा हमारा है दीर्घ, तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। तो हम क्या करते हैं, पहले कालमान के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं।
कौन कौन से हैं? तो पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। तो अब हम एक एक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और सर्वप्रथम हम ह्रस्व किसे कहेंगे, दीर्घ किसे कहते हैं, दीर्घ की क्या परिभाषा है, या प्लुत स्वर को क्या कहते हैं। तो पहले हम ह्रस्व के बारे में जानते हैं कि ह्रस्व जो है एक ऐसा स्वर है, या ह्रस्व जो है को बोलने में, जिसे बोलने में कम समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने में कम समय लगता हो, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर में आ जाता है पहला आ, दूसरा ई, तीसरा उ, फिर री। ठीक, तो इस प्रकार हम जो है ह्रस्व के बारे में जानेंगे। और दीर्घ को हम दीर्घ स्वर ऐसे स्वर को कहते हैं जिसको दीर्घ स्वर ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 2 गुना बोलने में समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व से 2 गुना लगता है, ये जो है 3 गुना लगता है ह्रस्व से। तो दीर्घ स्वर में हम किसको लाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो 2, 4, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलना या उछलना होता है। यानी प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का जो सिंबल है या संकेत है 3 की तरह होता है। और ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें प्लुत स्वर का प्रयोग या किया गया है, ओम। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सामान्य हिंदी में स्वर और व्यंजन को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में विशेष चर्चाएं की गई। और सर्वप्रथम मैंने स्वर को विभिन्न आधार पर जो है परिभाषित किया, जिसमें मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पे और कालमान के आधार पे जो है स्वर को वर्गीकृत किया। और कालमान जो है, और मैंने जबकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ बताया था कि ये दीर्घ स्वर निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, आ है, ए है, ऐ है, ओ है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस आधार पे यहाँ पे तो सारे जो है दीर्घ स्वर हैं, या इस आधार पे कालमान के आधार पे इसमें जो है सारे दीर्घ हैं। लेकिन अगर संधि स्वर के आधार पे देखा जाए तो दीर्घ स्वर अलग है, संयुक्त स्वर अलग है। तो अब अगर दोनों की तुलना किया जाए तो इस आधार पे इसमें ये सही होता है। ठीक है, और ये तीनों वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनमें दो वर्डों का, जो भिन्न वर्डों का प्रयोग किया गया है। तो आगे अब हम आप लोगों को उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, गुड नाइट।